हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस के मेंस के एस्से राइटिंग को। ठीक है, तो उसमें आज मैं आपको एक एस्से कराऊंगा। तो मैं आपको जो भी एस्से की क्लासेस दूंगा उसमें मैं एक एक एस्से रोज़ कराया करूंगा। तो कैसे एक मॉडल एस्से लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, एस्से में किन किन बातों का याद रखना जो कि जीएस के जो आंसर होते हैं उनसे डिफ़र करेगी वो चीज़ें। और इसके साथ ही बाकी जीएस के क्वेश्चंस की मेरी अलग सीरीज चल रही, तो डेली आपको 5-5 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी जो टॉपर्स हुए हैं उनकी कॉपी से। ठीक है, तो मॉडल आंसर और वो सब कराए जा रहे हैं, और साथ ही आपको मॉडल आंसर और उसकी पीडीएफ वगैरह भी टेलीग्राम पे दी जा रही है। और ये वाला जो एस्से आप देख रहे हैं कितना शानदार एस्से लिखा गया है। ठीक है, और इस एस्से की भी मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से पहले आप मैं जो बताऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, कुछ चीज़ें भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर टेलीग्राम पे जाइए और उस पे इस एस्से को पढ़िए और देखिए कैसे शानदार एस्से लिखा जाता है। ठीक है, बाद में मैं अभी आपको मैं लगभग 2-3 एस्से खुद से इस टाइप के कराऊंगा मॉडल एस्से। उसके बाद मैं आपको मतलब एस्से के टॉपिक भी दूंगा नए नए सारे, तो उन टॉपिक्स पे आप लिख के टेलीग्राम पे भेजेंगे तो 1 to 1 उसको चेक भी किया जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आज ये एस्से की, जो कि पहली हमारी क्लास है, तो इसको देखता हूँ। तो आज का हमारा जो एस्से का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सच्ची शांति केवल तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, यह न्याय की उपस्थिति है। तो मैं आपको जो कराऊंगा वो जनरली जो है वो अमूर्त वाले एस्से कराऊंगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एस्से मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मूर्त वाले एस्से में हमारे पास टॉपिक बहुत मतलब कंटेंट बहुत सारा होता है, क्योंकि जीएस वाले ही ज़्यादातर कंटेंट लिखने होते हैं। जो अमूर्त एस्से होते हैं, ठीक है, उसमें कंटेंट की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जिनका दार्शनिक अंदाज या थोड़ा साहित्य से कम लगाव होता है वो लोग इनमें थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो मैं आपको मतलब मेनली जो भी कराऊंगा इन्हीं सबको कराऊंगा जो अब्स्ट्रैक्ट वाले एस्से हैं। तो आज का जो हमारे एस्से का टॉपिक है वो है सच्ची शांति केवल तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, यह न्याय की उपस्थिति है। तो सबसे पहले इसका जो मॉडल एस्से है कैसे लिखा गया है उसको देखेंगे, और ये जब एस्से हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। उन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, एकदम रामबाण टाइप का इलाज रहेगा। तो आपके पास जब कहीं कभी कोई पॉइंट नहीं आएगा निकल करके, ठीक, तो वहाँ से आप पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे एस्से लिखने से पहले जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि सच्ची शांति केवल तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, वह न्याय की उपस्थिति है। तो इन्होंने सबसे पहले ये मतलब लाइन लिखी, और इसी टाइप की जो लाइन्स हैं, कोई उदाहरण है जिसको कहते हैं कि कहानी से अगर आप शुरुआत करें, या फिर कोई 2 लाइनें शेर व शायरी कविता की हों उससे शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इन्होंने लिखा कि जब तक मनुज मनुज का हितभार नहीं सम होगा, साबित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो इस पे इन्होंने ये लिख दी। अब लिखा कि काश लगा के विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया। ये सब बहुत ज़रूरी होती हैं एस्से में। जीएस में सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती हैं, एस्से में सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और इसके साथ साथ एस्से में तो राइटिंग भी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है लिखने के लिए, तो टाइम बचता है। तो इसमें आपको हड़बड़ी में जल्दबाजी नहीं लिखना, थोड़ा सा राइटिंग बना के लिखनी है, तभी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एस्से में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब इसमें इन्होंने देखो कितना बढ़िया शानदार बड़ा बड़ा और अच्छी राइटिंग में लिखा। ठीक, ये लाइन लिख दी इन्होंने शेर व शायरी की, मतलब ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। और उसके बाद इन्होंने अब लिखा कि काश लीग ऑफ नेशंस व अन्य राष्ट्रों ने दिनकर के कुरुक्षेत्र की इन पंक्तियों को के यूज़ को समझा होता। ठीक है, यूज नहीं लिखा है, मूल लिखा है। ठीक है, काश लीग ऑफ नेशंस, अब आपको पता है लीग ऑफ नेशंस कब बना था, क्योंकि इतना तो वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर हम सब ने पढ़ रखा है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद बना था। तो काश लीग ऑफ नेशंस व अन्य राष्ट्रों ने दिनकर के कुरुक्षेत्र की इन पंक्तियों के मूल को समझा होता। काश पहले महायुद्ध के तनाव के बादल को सिर्फ टालने की कोशिश ना की गई होती। काश तत्कालीन राष्ट्रों ने शांति और न्याय के अंतर संबंधों को समझा होता। काश भारत के 1971 की तरह किसी ने अपनी जीत को न्याय के ये क्या लिखा है, यज्ञ में समर्पित कर दिया होता। काश यह दुनिया न्याय के अर्थ को जान पाती, शांति के महत्व को सर्वोपरि मानती, तो मनुष्यता यकीनन समन नहीं अपितु आनंद के सिद्धांतों पर चलकर न्याय आधारित शांति के उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित होती। अब ये इनका इंट्रो हो गया। इसका इंट्रो मतलब लिखना होता है ठीक ठाक। अब इन्होंने काश लगा करके शांति और न्याय की बात कर दी, और कितनी बढ़िया मतलब हिंदी में करी। एक तरह की होता क्या है, एस्से में आपको तारतम्यता बिठानी होती है कि आप पढ़ें तो पढ़ते ही चले जाएँ, सामने वाले का फ्लो बना रहे, टूटे ना, और जब पैराग्राफ चेंज हो तो वो उसी से मिलता जुलता हो। ठीक, अब इन्होंने चूंकि विश्व युद्ध से बातें उठाई, लीग ऑफ नेशन से उठाई, तो उसी से अब इन्होंने अगला पैरा शुरू किया। ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध को सामान्यतः लोग थोपी हुई शांति अथवा अन्यायपूर्ण समझौते की उपज मानते हैं। तो आपको पता ही है कि इसको कैसे हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, वर्साई की संधि वगैरह। अब यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको उठाने हैं कि आखिर शांति क्या है,
इतनी सारी बातों के बाद अब ये अपने मूल उस पे आए जिस पे ऐसे लिखना है कि अब यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि शांति क्या है, उसके पैमाने क्या हैं, क्या शांति सिर्फ न्याय से ही आ सकती है, जो एक के लिए न्याय है वो दूसरे के लिए अन्याय नहीं है क्या। तो इतने सारे क्वेश्चन अब उन्होंने उठा दिए। अब ये अगले जो पैराग्राफ से है इन्हीं प्रश्नों को टैकल करना शुरू करेंगे। ऐसे अच्छा इससे लिखा जाता है। फिर इन्होंने क्या लिखा कि शांति दरअसल स्थिरता है, व्यवस्थित होना है, विचलन से मुक्त होना है, मुक्त होना है। व्यक्ति के मन के संदर्भ में कहें तो बुद्ध की तरह स्थिर चित्त और स्थिर प्रज्ञ होना है। सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो का भाव है। ठीक है, तो कितना बढ़िया इन्होंने इस टाइप की जो लाइनें आप बीच बीच में डालेंगे तो इससे एक आध नंबर एक्स्ट्रा बढ़ता है। ठीक है, तो ये इन्होंने इस शांति क्या है इस पर बात लिख दी। यही शांति मन से बाहर समाज और परिवार के स्तर पर परस्पर सौहार्द है, बंधुत्व है, राष्ट्रों के बीच परस्पर विश्वास और सह अस्तित्व है, सीमा पर स्थायित्व है। व्यक्ति के मन में शांति के लिए राग द्वेष यश आदि के लोभ से मुक्त होना है। तुलसी के स्वांतः सुखाय को आत्मसात करने से। अब तुलसी ने बोला कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा है, उन्होंने बोला जो राम के बारे में लिखा उन्होंने, तो उसको इन्होंने कर दिया वही शांति है असली। तो तुलसी के स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथाएँ को आत्मसात करने से है। मन की शांति इंद्रियों के समन से नहीं बल्कि उनके साथ सहजता से है। अब ये कितनी लाइन से अच्छी लाइन से, कभी इस पर आए आप लोग खुद इन लाइनों का यूज कर सकते हैं कि मन की शांति इंद्रियों के समन से नहीं बल्कि उसके साथ सहजता से है। भीतर के तनाव को दबाने से शांति नहीं आ सकती, वह किसी दिन विस्फोट करेगी। ठीक है, न्याय शांति के लिए विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्य शर्त है। अब कितनी बढ़िया, अब इन्होंने शांति पर इतने सारे एक पेज भर दिया। अब अगला ये आया है न्याय पे। अब न्याय को शांति से लिंक करेंगे कि न्याय शांति के लिए विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य शर्त है। अब महाभारत का उदाहरण इन्होंने दिया कि महाभारत में जब पांडवों ने अपने अधिकारों को मांगा तो उन्हें इंद्रप्रस्थ देकर तनाव कम करने की कोशिश की गई। अंत में तो इसी तनाव को कम करने के लिए पांडवों ने केवल 5 गांव से ही संतोष की बात कही। अधिकारों से वंचित पांडव सत्य से समझौता करती द्रौपदी सब तनाव न बढ़े इसलिए युद्ध टालते रहे, परंतु यह न्यायपूर्ण नहीं था, शायद इसीलिए कुरुक्षेत्र हुआ। काश न्याय इस तरह रक्तपात के बाद ना आता। इस बात को समझने में देर हो गई कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु हुई तो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। ये मतलब ये पूरी लाइन्स हैं, तो उन्हीं की लाइन ये लिखी है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कुछ मामलों में न्याय एवं शांति के लिए तनाव कम करना आवश्यक प्रक्रिया होती। भारत चीन सीमा विवाद को ही ले लीजिए। अब ये आगे किस पे, अपने मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये पॉइंट्स मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट ऐसे उसमें कैसे निकल करके आएंगे। ठीक है, मैं उसकी आपको शानदार ट्रिक दूंगा। ठीक है, भारत चीन सीमा विवाद को ही ले लीजिए। कुछ पॉइंट्स पर फेस ऑफ एवं टकराव बढ़ने से रोकने के लिए पहले सैनिकों को एक साथ पीछे करके तनाव कम किया गया, फिर शांति कैसे स्थापित हो इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यदि सीमा विवाद न्यायपूर्ण तरीके से नहीं सुलझा तो स्थायी शांति मुश्किल है। इसी प्रकार दंगों के मामलों में शांति स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम टकराव एवं तनाव को टालना जरूरी हो जाता है। हरियाणा के नूह में इसी तनाव को नहीं टाला जा सका। अब इन्होंने करंट से लिंक किया, करंट में घटना हुई थी उस समय। ठीक है, हरियाणा के नूह में आपको पता है हिंसा हुई थी, तो हरियाणा के नूह में इसी तनाव को टाला नहीं जा सका, शायद इसीलिए हिंसा हुई। अदालतों में भी, अब इन्होंने अदालतों पर आया, अदालतों में भी न्याय निर्णय बाद में आते हैं, पहले यथास्थिति बनाए रखते हैं तथा तनाव कम करने के लिए स्टे आदि का आदेश पारित किया जाता है। ठीक है, तो स्टे हो जाता कोर्ट वगैरह में, उसकी बात इन्होंने लिखी। अब इन्होंने अगला प्रश्न उठाया। अब अगला प्रश्न उठता है कि न्याय क्या है, जो एक के लिए न्याय है वो दूसरे के लिए अन्याय नहीं है। फिर क्वेश्चन मार्क छोड़ा। क्या न्याय की एक समान अवधारणा हो सकती है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई वाले समाज, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई मतलब जो समर्थ लोग होते हैं, तुलसीदास जी ने लाइन लिखी है, उनको उनके दोष दुनिया को दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो समर्थ लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, तो इन्होंने इससे इस बात की शुरुआत करी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई वाले समाज में न्याय के सारे उपकरण तो सामर्थ्यवानों के पास हैं। फिर कानून से न्याय, मगर कानून तो फैक्ट है, न्याय अब्स्ट्रैक्ट है। कितनी बढ़िया बात इन्होंने लिखी। मतलब ये लाइन आप कहीं भी कोट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा नंबर कि कानून फैक्ट है मगर जो न्याय है वो अब्स्ट्रैक्ट है। न्याय तय करने वाला भी तो मनुष्य ही होगा ना, और मनुष्य क्या पूर्णतः पूर्वाग्रह संस्कारों आदि से मुक्त हो सकता है? यदि नहीं तो फिर कौन करेगा? ईश्वर। आधुनिक समाज में कौन करेगा? क्वेश्चन मार्क, फिर ईश्वर क्वेश्चन मार्क, इस टाइप को आपको छोड़ना है। आधुनिक समाज में तो ईश्वरीय न्याय पर भी वंचन के आरोप लगे हैं। जैसे अब इन्होंने लिखी एक लाइन कविता की कि जिसे तुम ईश्वर कहते हो उसने जब चाहा न्याय को अपने ही हक में मोड़ लिया, वंचक है वो। ये कविता की लाइन इन्होंने लिखी। फिर लिखा कि न्याय की अवधारणा एवं उससे शांति स्थापना की व्यवस्था पर एक प्रश्न। मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय आप सबको पता होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो छोटे लोग को दबा देता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है,
तो न्याय की अवधारणा एवं उससे शांति स्थापना की व्यवस्था पर एक प्रश्न मत्स्य न्याय, जंगल कानून आदि को लेकर भी है। आखिर शांति तो सवाना के जो ट्रंटलैंड जो क्या है छंटलैंड में भी आती है, वहाँ जो मतलब सवाना की जो भूमि है उसकी बात ओवरऑल की जा रही है, वहाँ सिर्फ शांति स्थापना जंगल कानून पर टिकी है। बलशाली हिंसक शेर कमज़ोर हिरणों का जीवन भय शिकार करते हैं और जंगल के राजा भी बने रहते हैं, शांति स्थापक भी और न्यायाधीश भी। शांति दरअसल कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है, कोई लक्ष्य नहीं है, अपने आप में ही एक प्रक्रिया है। तो शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि प्रक्रिया है, ठीक है। यह पूर्णतया कभी हासिल नहीं किया जा सकता। अशांति की कमी कालिया में शांति की छिटपुट रोशनी का प्रयास जिन भी माध्यमों से हो सकता है करना चाहिए। न्याय उन्हीं माध्यमों में से एक है। तो शांति और न्याय को इंटरलिंक किया इन्होंने इस लाइन में। इसी न्याय को समावेशी कम त्रुटिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। संविधान एवं राष्ट्र की जो वेलफेयर की अवधारणा है, अफर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है, जस्टिस आदि उसी की दिशा में किए गए प्रयास हैं। रॉल्स के इन्होंने रॉल्स की अवधारणा लिखी, जो कि फिलोसफर हैं और सामाजिक राजनीतिक चिंतक। रॉल्स के विल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा मानवीय पूर्वाग्रहों को कम करके न्याय की प्रक्रिया को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ बना सकती है, शांति की स्वीकार्यता बढ़ा सकती है। मन के स्तर पर परिवार एवं समाज के स्तर पर राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर शांति यदि स्थायी रूप से चाहिए तो उसके लिए स्थायी प्रयास करने होंगे। परलोक एवं ईश्वरीय व्यवस्था को इहलोक एवं मानव कल्याण जगत कल्याण के निमित्त में सोचना होगा। थिरुवल्लूर की लोक समस्ता सुखिनो भवंति हो, या फिर अभी इन्होंने थिरुवल्लूर का जिक्र करा जो तमिल के कवि हुए हैं, तो थिरुवल्लूर की लोकः समस्ता सुखिनो भवंति, तो लोकः समस्ता सुखिनो भवंति थिरुवल्लूर की कोटेशन है। आप लोग अपने उसमें नोट डाउन करिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। हो या फिर सर्वे भवंति सुखिना की भावना ही शांति एवं न्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह धरती हमारे लिए स्वर्ग है, इसे हमें ही बेहतर करना होगा। जैसे कि गुप्त जी कहते हैं कि मैं नहीं संदेशा कोई स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये बात से इन्होंने ख़त्म कर दिया अपना इंट्रो। तो ये इनका शानदार ऐसे लिखा है। अब आप लोग खुद इस ऐसे को पढ़िए, आप लोग अपने दिमाग में उठाइए कि आप ऐसा ऐसे लिख पा रहे हैं, और अगर आपको कॉपी चेक करने को दी जाए तो आप इस ऐसे में आप खुद कितने नंबर देंगे, क्योंकि पढ़ने में एक फ्लो बनता है, सारी चीज़ें कवर की जाती। अब मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखो, अगर एब्स्ट्रैक्ट से आए, आप लोग को ब्रेन स्टॉर्मिंग में पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, आप सिर्फ अपने सिलेबस पे जाएँ। तो यूपीपीएससी का जो भी सिलेबस है, आप उसमें जीएस के पेपर 1 से पेपर 2 तक जाएँ, ठीक है। पेपर 1 में क्या आता है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी वर्ड हिस्ट्री आप बांट दें अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो 4 पार्ट, और एक पार्ट आ जाता है कल्चर का, तो ये 5 पार्ट हो गए। तो जिस भी पॉइंट, जैसे मान लो शांति और न्याय की बात इसमें करी गई थी, ठीक है। तो शांति और न्याय से रिलेटेड क्या वर्ड हिस्ट्री में कोई रेफरेंस दिया जा सकता? तो इन्होंने तो शुरुआती वर्ड हिस्ट्री से करी थी। वो किससे करी थी? मतलब जो विश्व युद्ध हुए थे उससे करी थी। तो वर्ड हिस्ट्री से अगर रिलेटेड कोई भी पॉइंट आए तो उसको आप अपनी ब्रेनस्टॉर्म करके नोट डाउन करिए। उसको आपको कहीं ना कहीं ऐसे में डालना ही है, चाहे इंट्रो में डालो, बीच में डालें, कहीं भी डालना ही है, ठीक है। फिर एंशिएंट से उसमें कोई जिक्र है। अब एंशिएंट में अगर डायरेक्ट हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं मिल रहा है तो जो मैथोलॉजी होती है, जैसे इन्होंने महाभारत का जिक्र बीच में किया, ठीक है, तो महाभारत रामायण उससे कुछ उदाहरण मिल सकते हैं तो उसको आप जिक्र करिए। फिर मेडवल में कोई एग्जांपल मिले तो उससे करिए, अकबर वगैरह के टाइम पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। मॉडर्न में कोई घटनाएं हुई अंग्रेजों से लेकर के बहुत सारी घटनाएं हुई आज़ादी के बाद, उनको शामिल करिए। कल्चर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट अगर आपको मिलता है तो वो शामिल करिए। तो आपका जीएस पेपर 1 हो गया, ठीक है। हालांकि उसमें अभी ज्योग्राफी आती, ठीक, और इंडियन सोसाइटी आती। तो ज्योग्राफी से अगर जो भी पॉइंट्स आपका लिखना है, अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल रही हैं उस पॉइंट से रिलेटेड तो उसको आप लिख डालिए, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोसाइटी जब आप जिक्र करें तो खासकर करंट की सोसाइटी का जिक्र करें, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र में उसके कोई एग्जांपल लिखते हैं तो उसका जिक्र करें, ठीक है। तो ये आपके 7-8 पॉइंट तो सिर्फ जीएस पेपर 1 से निकल आए। अब आपको जिस टॉपिक पे से लिखना है, जीएस 2 पे आइए। अब जीएस 2 पे जैसे ही आप आएंगे तो आप देखिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, या फिर जो समय जैसे विचारक हुए, गांधी जी लोग वगैरह हुए, उन लोगों ने कुछ बोला, उन सब का जिक्र करिए। उसके अलावा फिर आईआर, अब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें खासकर आपको करंट में जाना है। करंट में कोई घटना, जैसे इन्होंने बीच में चीन के सीमा विवाद वगैरह को लिख दिया, ठीक है, तो इस पर आप जिक्र कर दीजिए आईआर। आप पेपर 3 पे आइए। जब जीएस पेपर 3 पे आएंगे आप, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी, आप जिस पे ऐसे लिखना है उस पे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पॉइंट अगर आ रहे हैं तो उसको आप जिक्र करिए, ठीक है। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट को हर हाल में जो भी ऐसे लिखें, इन्वायरमेंट को जोड़ ही देना है आपको उसमें, ठीक है। साइंस अगर कुछ आ रही तो उसको लिखिए। फिर लास्ट में आप जीएस 4 पे आइए और आप देखिए जिस पे आप ऐसे लिख रहे हैं क्या उसमें कुछ एथिक्स है, मॉरलिटी है, मानवता है, कुछ भी उस टाइप का मिल रहा है, उसको आप ईश्वर वगैरह से लिख के आराम से
इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे में ऐसे जब आप करेंगे पेपर वाइज पॉइंट्स को निकालेंगे तो आपके पास पॉइंट्स के, और ऐसे करते करते जब आप पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आपके पास कम से कम 15 से 20 टॉप मतलब पॉइंट्स तुरंत तुरंत निकल आएंगे। और बाकी आप ये होता है जब 15-20 पॉइंट का जिक्र करेंगे तो आपको 5-6 पॉइंट तो लिखते लिखते ही बीच में याद आ जाते, तो उनको भी डालिए। और ऐसे में आपके आराम से 700-800 शब्दों में अच्छा निबंध हो जाएगा। अब इसके अलावा जो भी पॉइंट लिखने उससे संबंधित उदाहरण, कहानी, किस्सा गोई, ठीक है, लाइनें, संस्कृत की लाइनें, अच्छे अच्छे राइटर्स की लाइनें विद रेफरेंस की किस बुक में, वो सब जितना अच्छा जिक्र करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। आपको पास अगर ये सारी चीज़ें एक साथ ना हो तो मेरे पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी, हर एक टॉपिक पे कोई शायरी, कोई अच्छी लाइन, संस्कृत के श्लोक, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आप लोगों को अगर वो चाहिए तो आप लोग मुझे उसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने जो इस मतलब एक नंबर मैंने दे रखा है ऑलरेडी, किस पे, ऑलरेडी एक नंबर मैंने अपने दे रखा है इसमें डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज करिए, वो नोट्स के बारे में नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और तो एसए की क्लासेस कैसे लगी ये वाली, और मैं आपको और एसए की क्लासेस कराऊँ और भी एसए बताऊँ, ठीक है। आगे मुझे मैं टारगेट दूंगा तो आपको एसए लिख के भेजेंगे तो मैं उसको चेक भी करूँगा, ठीक है। तो ये अगला एस्से हम देखेंगे, मानव होने का सार यह है कि कोई पूर्णता की तलाश नहीं करता है। इस पे हम अगला एस्से देखेंगे। बाकी ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।